इलॉन मस्क हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो उनसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच पढ़नी चाहिए, और जो इलॉन मस्क का जो रिप्लाई था वो ये था कि टेक मटेरियल साइंस, यू वोंट रिग्रेट इट। मतलब कि इलॉन मस्क ने सीधे सीधे ये बोला था कि अगर आपको इंजीनियरिंग में कोई ब्रांच पढ़नी है देन मटेरियल साइंस, या जिसको इंडिया में हम लोग मटेरियल्स इंजीनियरिंग या मेटलर्जी बोलते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो एकदम जो स्टूडेंट्स की जो चॉइस होती है वो एकदम इसके उल्टी है। मतलब बच्चे मेटलर्जी को काफ़ी कम प्रेफरेंस देते हैं, बिल्कुल एंड में उसको अपनी प्रेफरेंस में भागते हैं। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेटलर्जी के बारे में, कि ये जो मेटलर्जी ब्रांच है इसमें हम पढ़ते क्या हैं, सीखते क्या हैं, आगे चल के बनते क्या हैं, किस फील्ड में काम करते हैं, ये सारी नॉलेज बच्चों को है नहीं। दूसरी ब्रांचेस के बारे में उन्हें ज़्यादा पता है, इस वजह से बच्चे मेटलर्जी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही समझाऊंगा कि एक्चुअली में मेटलर्जी होती क्या है, जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो ब्रांच है इसमें आप पढ़ते क्या हो, सीखते क्या हो, आगे चल के आप करते क्या हो, और क्या क्या कैरियर में आपके स्कोप हैं, आप मेटलर्जी पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मेटलर्जी क्या नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। स्टूडेंट्स थिंक्स कि मेटलर्जी इज केमिस्ट्री, लाइक उनको लगता है कि अगर हम मेटलर्जी लेंगे तो हमको इंजीनियरिंग में जाके अपने 4 साल केमिस्ट्री ही पढ़नी रहेगी, विच इज़ अ रियली बिग मिसकंसेप्शन। ये मिसकंसेप्शन है भी इस वजह से क्योंकि स्कूल लेवल पर जब भी वो मेटलर्जी पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में एक छोटा सा चैप्टर होता है मेटलर्जी रिलेटेड, सो दे थिंक कि मेटलर्जी इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, और वो जो छोटा सा एक चैप्टर था वही जो जिस चैप्टर में उनको बिल्कुल मजा नहीं आया होगा अपने बीटेक के टाइम, जो उन्होंने प्रिपरेशन की होगी जेई के टाइम, अब वही चीज़ उनको आगे चल के पढ़नी होगी। सो दे थिंक इट इज़ मोर लाइक केमिस्ट्री, और मेरे को केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फिजिक्स पढ़नी है। सो दे डोंट टेक मेटलर्जी एंड दे डोंट प्रेफर मेटलर्जी। बट ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। ओके, एक्चुअली में मेटलर्जी इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जहां पर यू यूज द कॉन्सेप्ट दैट यू आर लर्निंग इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं आप उनको यूज करते हैं टू डेवलप न्यू मटेरियल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। मटेरियल्स इंजीनियरिंग मीन्स इंजीनियरिंग ऑफ न्यू मटेरियल्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, है ना। यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आपने फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग्स और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, और जितनी भी फिजिक्स में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मॉडर्न फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं एट एक्चुअल। मतलब अभी तक तो फिजिक्स में आपने सिर्फ पढ़ा होगा उनके बारे में, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअली में उनको यूज करते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं एंड वी डिजाइन न्यू मेटल्स, न्यू मटेरियल्स। हम अलग अलग एलॉय बनाते हैं जो कि हर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए काम में आ सके, हम उनको डिजाइन करते हैं, उनको बनाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए आप ये समझो कि जो भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, टेक एनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इट इज ओनली लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में अल्टीमेट जो कंस्ट्रेन आता है वो क्या आता है कि मटेरियल, जो भी मैं डिजाइन सोच रहा हूं उसके लिए मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। यहीं पे हर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का जो कंस्ट्रेन, अल्टीमेट कंस्ट्रेन आता है, इट्स बॉइल्स डाउन टू मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। और इसीलिए मटेरियल्स इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस इंजीनियरिंग हो जाती है, बिकॉज हमें जब तक किसी भी एप्लीकेशन के लिए मटेरियल नहीं हो गए हम कैसे उसको, है ना, हम बना पाएंगे। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एरोप्लेन के इंजन का, एक जेट इंजन का एग्जांपल लें। अब अगर जेट इंजन की जो ब्लेड है, जो उसमें जो ब्लेड लगी होती हैं, जो कि इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा तेज रोटेट कर रही हैं, जो इतने ज़्यादा स्ट्रेस को इतने हाई टेम्परेचर पे झेल रही हैं, उसमें हल्का सा भी कुछ भी फेलियर हुआ तो इट विल बी अ कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट। तो इसलिए ये सारी जो फील्ड है, यहाँ पर किस पोजीशन पे कौन सा मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल यूज होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, उस मटेरियल को कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये सारे मटेरियल नेचुरली एग्जिस्टिंग मटेरियल नहीं है। कि कोई सुपर एलॉय की बात करें तो वो सुपर एलॉय भाई एक इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है, उसने सोचा है कि इस मटेरियल को इतना मिलाएंगे, इस मटेरियल को इतना मिलाएंगे, और इस टेम्परेचर पर ले जाके इसको गर्म करेंगे, इस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। ऑल दीज थिंग्स विल गिव मी दिस मटेरियल जो कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर भी मेरा, है ना, इतने ज़्यादा स्ट्रेस को झेल सकेगा। सो दीज थिंग्स, ये जो सारी इंजीनियरिंग है ये सारी लगेगी उस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने के लिए, उसके जो मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप सीखते हो मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन पूरी चीज़ों में जो बैकबोन का काम करेगी, ये सारे जो भी हमारी हाई एंड रिसर्च होती है उसमें हर चीज़ में जो
बैकबोन का काम करता है वो मटेरियल्स इंजीनियरिंग होती है। इसीलिए ये ब्रांच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। और इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे भी तो वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस इसको देते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप जो कि इस ब्रांच में है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप मेटलर्जी में पढ़ते क्या क्या हो, मेटलर्जी मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच में आप क्या क्या पढ़ते हो। तो देखिए, फर्स्ट थिंग जो आप मेटलर्जी ब्रांच में सीखोगे या एज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि एक मेटलर्जी इंजीनियर को आएगी, वो है आयरन मेकिंग और स्टील मेकिंग। दिस इज द बैकबोन ऑफ हर इकोनॉमी की बैकबोन है आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री। तो आप एज अ मेटलर्जिस्ट यू लर्न आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग। तो ये एक आपको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आपको गेटवे दे देता है कि आप स्टील प्लांट और जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अलग अलग मेटल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो आप सीखते हो कि ये सारे मेटल बनाए कैसे जाते हैं कि इंडस्ट्री के स्केल पे। ठीक है, एक लैब आपको जस्ट रिएक्शन समझ लेना इज डिफरेंट थिंग, दैट इज केमिस्ट्री की आपने वो रिएक्शन समझ ली, वो ठीक है। बट इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे ये सारी बड़ी बड़ी चीजें काम करती हैं, किस तरीके से मटेरियल पूरा आता है, बनता है, ऑल दीज थिंग्स यू लर्न इन मेटलर्जी की। स्टील प्लांट के अंदर क्या क्या काम होता है, एल्यूमिनियम प्लांट, जो भी डिफरेंट मेटल्स, जो इतने सारे मेटल्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको किस तरीके से प्रोसेसिंग उनकी की जाती है, ये सारी चीजें आप मेटलर्जी में सीखते हो। सो दैट इज कोर इंडस्ट्री। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं, दैट इज मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। हम मटेरियल को कैरेक्टराइज करना सीखते हैं। इसमें हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को यूज करना सीखना। ओके, तो अगर आप मेटलर्जी लेते हैं तो आप सीखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े जो कि आपको इंडिया के जो भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं, सारे जो IITs हैं, टॉप NITs हैं, IISc बेंगलोर है, दे हैव वन मीन्स स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रोस्कोप्स वहाँ पे होते हैं, जो कि और किसी ब्रांच में आपको यूज करने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज दीज आर रियली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो कि सिर्फ मेटलर्जी ब्रांच में ही लोग यूज करते हैं। और इनके बिना मेटलर्जी डिपार्टमेंट ओपन ही नहीं हो सकता है, आप समझ रहे हैं। दैट इज द रीजन आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मेटलर्जी ब्रांच, मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिलेगी, बिकॉज ये सारे जो इक्विपमेंट हैं दे कम्स इन करोड्स में, इनकी जो प्राइस होती है करोड्स में होती है। ये जो गवर्नमेंट के जो टॉप इंस्टीट्यूट ने सिर्फ वहीं पर वही ये अफोर्ड कर पाते हैं, इसीलिए सिर्फ वहीं पर मेटलर्जी ब्रांच मिलेगी। तो आप देखिए, SEM आप सीखते हो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, HRTEM हाई रिजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहाँ पर आप एग्जैक्टली आप जब उसमें आप अपने सैंपल को देखोगे आपको एग्जैक्टली एटम्स की पोजीशन दिखेगी। उसके अलावा अगर बात कर रहे हैं तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है, जहाँ पर हम लोग एक्सरेस को यूज करते हैं मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन करने के लिए, जहाँ पर हम लोग को ऑप्टिक्स की सारी जो आपने वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे होते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग कि कौन सा मटेरियल है मेरे पास। ऐसी टेक्निक्स हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम फिजिक्स को यूज कर रहे हैं। फिजिक्स में भी हम मॉडर्न फिजिक्स को यूज कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। और हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं मेटल्स को, हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं सिरेमिक्स को, जो भी अलग अलग मटेरियल है इन सबको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उनको इंजीनियर कर रहे हैं। दो अलग अलग तरीके के मेटल्स को मिला के एक नया मेटल बना रहे हैं, एक नया मटेरियल बना रहे हैं जो कि जिसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से अच्छी हो। ऑल दीज थिंग्स वी डू इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग। आप समझ रहे हैं ना, द काइंड ऑफ स्किल दैट आई एम टॉकिंग। आप जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग में जैसी स्किल्स कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलाना सीख रहे हैं, आप एक्सरे डिफ्रैक्शन सीख रहे हैं, दिस काइंड ऑफ स्किल आप किसी और ब्रांच में आपको नहीं मिल सकती हैं। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत ही हाई एंड स्किल्स हैं, और जब आप रिसर्च करते हैं इन सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एज अ मटेरियल्स इंजीनियर, एज अ मटेरियल साइंटिस्ट, जो जिस तरीके का काम आप करोगे वो उसमें जो स्किल्स यूज होंगी दे आर अनपैरेलल। ऐसी और किसी ब्रांच में इस तरीके की स्किल्स आपको सीखने को नहीं मिलेंगी। और भी अभी देखिए, जो भी अभी हाई एंड रिसर्च हो रही है, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, अब इंडिया में भी इसकी एंट्री हो रही है। तो सेमीकंडक्टर क्या, दीज आर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो भी रिसर्च होगी मटेरियल्स इंजीनियर विल बी डूइंग इट।
बैटरी रिसर्च, बैटरी जो एक अभी इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है, अगर हम लोग को सोलर पावर को यूज करना है तो सोलर पावर के जो भी सोलर पैनल बनेंगे दोज ऑल आर मटेरियल्स इंजीनियर ही उन सबको डिजाइन करते हैं, मटेरियल्स इंजीनियर। देन वी हैव बैटरी के बारे में जो भी रिसर्च करेंगे दैट विल बी डन बाय अनदर दूसरे सेट्स ऑफ मटेरियल्स इंजीनियर। बट यू आर सीइंग कि ये जो फील्ड है ये इतनी ज़्यादा ब्रॉड है जिसको आप लोग सिर्फ समझ लेते हैं कि नहीं हमें तो बस थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इतनी ब्रॉड फील्ड है। बायो मटेरियल्स की भी बात कर सकते हो कि बायोलॉजिकल जो इम्प्लांट होते हैं, लोगों के बोन इम्प्लांट, हिप इम्प्लांट, जो भी इम्प्लांट होते हैं, डेंटल इम्प्लांट, दीज ऑल आर मटेरियल्स। नए नए मटेरियल्स के साथ लोग रिसर्च करते हैं कि कौन सा ऐसा मटेरियल होगा जिसकी बायो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, बॉडी में जो दिक्कत ना दे। सो ऑल दीज थिंग्स आर, ये सारी जो रिसर्च है ये मटेरियल्स इंजीनियर करते हैं। सो यू कैन सी कि कितनी सारी अलग अलग वेराइटीज ऑफ इंडस्ट्री हैं जहां पर मटेरियल्स इंजीनियर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडिया में इसका स्कोप थोड़ा कम अभी तक इसलिए लगता था कि जो भी हाई एंड रिसर्च है दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं थी। वी वर अ रिलेटिवली पुअर नेशन। बट अब हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो ये सारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से इंडिया में आ रही है। एंड यू विल सी इन फ्यू ईयर्स, अगर आप अभी मटेरियल्स इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू करते हैं, यू विल हैव अ रियली ब्राइट फ्यूचर इन दिस फील्ड। और अगर एंड में इफ आई से कि किसको ये ब्रांच लेनी चाहिए, हु शुड टेक मटेरियल्स इंजीनियरिंग एज द ब्रांच। सो इफ यू आर समवन हु लाइक साइंस, अगर आपको साइंस पसंद है, यू लाइक रीडिंग अबाउट साइंस, आपको फिजिक्स पसंद है, आपने फिजिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया है, सो दिस इज द ब्रांच विच इज वेरी क्लोज टू साइंस। यहाँ पर हम साइंस के बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, साइंस के जो कॉन्सेप्ट है उनको काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। सो दिस ब्रांच इज वेरी क्लोज टू साइंस। इसको इंजीनियरिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मटेरियल्स को इंजीनियर कर रहे होते हैं, बट वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ साइंस। इसीलिए यही आप देखेंगे कि जो मटेरियल्स में ही इंजीनियर भी होते हैं, मटेरियल ही साइंटिस्ट भी होते हैं। और ब्रांच में आपको साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे, दे विल बी कॉल्ड इंजीनियर। जैसे सिविल इंजीनियर होगा, मैकेनिकल इंजीनियर होगा, यू वोंट से कि ये मैकेनिकल साइंटिस्ट है, बिकॉज दोज ऑल आर इंजीनियरिंग ब्रांच। बट ये जो एक ऐसी ब्रांच है कि आप साइंटिस्ट भी इसमें, आप एज अ साइंटिस्ट भी काम करते हैं एंड एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग एज अ इंजीनियर ऑल्सो, बिकॉज यू आर इंजीनियरिंग न्यू मटेरियल्स। तो इसलिए इफ यू आर समवन हु लाइक साइंस, हु वांट टू वर्क इन साइंस एट द सेम टाइम हु आल्सो वांट्स टू डू engineering work, then this is the perfect branch for you.